हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वीरेश शाह एंड यू आर वाचिंग वीर स्टडी पॉइंट। तो फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय समझना है, यानी इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल रिलेशन को आपको समझना है। तो इसके अंदर जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, जिसमें आपके टोटल 4 टॉपिक्स हैं, जिनमें से 3 टॉपिक्स पे ऑलरेडी मैंने वीडियो क्रिएट कर दिया हूँ। इन तीनों टॉपिक्स की जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से भी इन सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो, इन सभी वीडियोज़ को ईजिली देख सकते हो। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाके भी फोर्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस को इजीली वॉच कर सकते हो, इजीली देख सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो इसके अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, जिसका नाम है संरचनात्मक दृष्टिकोण, विश्व प्रणाली दृष्टिकोण और निर्भरता। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे, जो कि आपके पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में और किस किस टाइप से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम इसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर आपको अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको अपने एग्ज़ाम में। तो अगर हम बात करें, जो टॉपिक है संरचनात्मक दृष्टिकोण, इसे हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विश्व व्यवस्था सिद्धांत, इसे हम विश्व व्यवस्था के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक को लेके। या फिर इसे हम निर्भरता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे पराश्रितता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो टॉपिक है निर्भरता का सिद्धांत, इसे किसने दिया? इसे दिया था इमैनुअल वालस्टीन के द्वारा। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि जो इमैनुअल वालस्टीन है, इन्होंने जब अपना विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया, उनके बारे में टिप्पणी कीजिए, उनके बारे में बताइए। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपली पूछा गया है कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत एवं निर्भरता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने में किस प्रकार सहायक है, व्याख्या कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसे हम निर्भरता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस तरीके से पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए निर्भरता का सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसे इमैनुअल वालस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो अब इस क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के लिए इमैनुअल वालस्टीन के द्वारा जो विश्व व्यवस्था उपागम है, यानी कि जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, उसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। या फिर इमैनुअल वालस्टीन द्वारा प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए विश्व व्यवस्था सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंपली वर्ड में पूछा जाता है। जैसे कि मैंने जो आपको टॉपिक बताए थे, इसे हम पराश्रितता का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे हम निर्भरता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परखने का जो सिद्धांत है, यानी जो एनालिसिस करने का सिद्धांत है, यानी विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं। इसका दूसरा क्या नाम है? संरचनात्मक उपागम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब वामपंथी जो मार्क्सवादी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, उन्होंने अपने विश्लेषण में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की मार्क्सवादी व्याख्या को प्रस्तुत किया है। अब ये मार्क्सवादी व्याख्या क्या है? जैसा कि आपको पता होगा, मार्क्सवादी के अकॉर्डिंग 2 तरह के वर्ग होते हैं। पहला जो काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, और दूसरा जो काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और जो अमीर वर्ग होते हैं, यानी कि जो पूंजीवादी वर्ग होते हैं या फिर जो ताकतवर वर्ग होते हैं, वो हमेशा कमज़ोर वर्गों का शोषण करते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से बताया है। तो विश्व व्यवस्था का जो सिद्धांत है, उन्होंने इसे वर्ग की दृष्टि से देखा है। किस तरीके से? कि जिसमें हर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और हर एक दूसरे का शोषण कर रहा है। इस सिद्धांत का आधार विश्व स्तरीय देशों में असमान विकास का स्तर है, यानी कि कुछ जो देश हैं वो डेवलप हैं और कुछ डेवलप नहीं है, कुछ विकसित है और कुछ विकसित नहीं है। तो यानी कि ये असमान है, और असमान पूंजी का संचय है, यानी कि कुछ तो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं और कुछ देश काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। तो ये जो मार्क्सवादी व्याख्या है, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि 2 तरह के वर्ग हैं, एक जो कि काफ़ी ज़्यादा पूंजीवादी हैं और दूसरे जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब है, काफ़ी ज़्यादा अविकसित हैं। ठीक है। तो जो अमीर वर्ग है, यानी कि जो पूंजीवादी देश हैं, वो कमज़ोर गरीब देशों का शोषण करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इन 3 वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। पहला केंद्र, दूसरा परिधि और तीसरा आएगा अर्ध परिधि, क्योंकि आगे हम इन्हीं को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि केंद्र के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। तो केंद्र के अंदर बेसिकली वो सभी देश आते हैं जो कि पूंजीवादी देश हैं, यानी कि जो विकसित देश हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस।
ठीक इसी तरीके से परिधि देश के अंदर वो सभी देश आएंगे जो कि अविकसित हैं, यानी कि जो कि सबसे ज़्यादा गरीब हैं। फॉर एग्जांपल एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका। अगर आप एक डायग्राम के मदद से समझना चाहते हो तो आप उसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। जो केंद्र है, केंद्र में वो सभी देश आएंगे जो कि पूंजीवादी देश है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और ठीक उसी तरीके से परिधि देश के अंदर कौन आएंगे, जिनका विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ठीक है, ये देखो इतने दूर है, विकास से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, ये पिछड़े हुए हैं। आप इस डायग्राम को मदद से समझ सकते हो। परिधि देश के अंदर कौन कौन से देश आएंगे जो कि विकास से काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि अर्ध परिधि के अंदर कौन कौन से देश आएंगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। एमेनुअल वालेस्टी ने इस तीसरी दुनिया को, यानी कि जो अर्ध परिधि है, इसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। अब अर्ध परिधि के अंदर कौन कौन से देश आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अर्ध परिधि के अंदर वो सभी देश आएंगे जो या तो पहले परिधि देश के अंदर आते थे। फॉर एग्जांपल इंडिया पहले अविकसित था, यानी कि वो पहले परिधि देश के अंदर आता था, लेकिन बाद में उसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और वो विकासशील देश की तरफ चला गया, यानी कि वो आगे बढ़ गया। तो वो किस में आएगा, वो आएगा अब अर्ध परिधि में। एक तो ये सभी देश इसके अंदर आएंगे। दूसरा, जो पहले केंद्र थे, जैसे कि रूस पहले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन अब वो पावरफुल नहीं रहे, यानी कि अब वो पीछे चले गए, तो वो सभी देश अर्ध परिधि के अंदर आएंगे। और तीसरे, वो सभी देश आएंगे जो नई नई कंट्रीज आ रही हैं, वो सभी अर्ध परिधि के अंदर आएंगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे हम इन्हीं को थोड़ा सा और डिटेल में समझने वाले हैं। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, केंद्र के अंदर जितने भी विकसित देश हैं वो आएंगे, परिधि देश के अंदर वो सभी कंट्रीज आएंगी जो कि सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, यानी कि जो कि सबसे ज़्यादा गरीब है, यानी कि अविकसित देश परिधि देश के अंदर आएंगी। ठीक है, अब अर्ध परिधि के अंदर कौन आएंगे, अर्ध परिधि के अंदर वो सभी देश आएंगे जो या तो पहले परिधि देश थे लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट किया और वो अर्ध परिधि के अंदर चले गए, या जो पहले केंद्र थे जो कि पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और लेकिन अब वो पावरफुल नहीं रहे, तो वो सभी कंट्रीज आएंगी। और तीसरा, जो नई नई कंट्रीज आ रही है वो इसके अंदर जाएंगी। तो आइए अब हम विश्व व्यवस्था पर वोल्स्टीन के विचार को देख लेते हैं। तो विश्व व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो विश्व राजनीति के अध्ययन का एक मार्क्सवाद से प्रेरित पराश्रितता का सिद्धांत है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्क्सवाद का क्या कहना है कि दो ग्रुप होते हैं, एक होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और दूसरा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, और पावरफुल ग्रुप हमेशा से ही कमज़ोर ग्रुप का शोषण करते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप किसे कहा गया है, कंट्रीज़ को कहा गया है, यानी कि देश को कहा गया है। तो जितने भी जो पहले पावरफुल देश थे वो हमेशा ही कमज़ोर देशों का शोषण करते हैं। अब वो किस तरीके से शोषण करते हैं उसके बारे में बताया गया है। ये जितने भी जो पूंजीवादी देश होते हैं वो अपने पावर का यूज़ करते हैं इन पर, कमज़ोर देशों पर, पहला। और दूसरा, ये जो पावरफुल देश होते हैं ये कमज़ोर देशों की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से अपने साथ जोड़ते हैं कि जो पूंजीवादी देश होते हैं, यानी कि जो विकसित देश होते हैं, यानी कि जो पावरफुल देश है, उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसकी वजह से जो कमज़ोर देश है, यानी कि जो गरीब देश है, वो विकास में पीछे रह जाते हैं और उन्हें पूंजीवादी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसलिए इसे पराश्रिता का सिद्धांत कहा गया है। अब इससे क्या होगा, जितने भी जो गरीब देश हैं वो पूंजीवादी देशों पर निर्भर रहेंगे। तो आइए तो इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, जिनका मूल स्रोत कार्ल मार्क्स की रचना से लिया गया है तथा इसे अमेरिकी विचारक वॉलस्टीन के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि इन्होंने ही इसी के बारे में बताया था। जिन देशों में पूंजीवाद का विकास पहले हो गया था उन देशों ने औपनिवेशिकवाद के माध्यम से दूसरे देशों पर, यानी कि जितने भी जो गरीब देश हैं उन पर दो प्रकार से प्रहार करना आरंभ किया। अब जितने भी जो पहले पूंजीवादी देश थे उन्होंने गरीब देशों पर किस तरीके से प्रहार किया, उनका किस तरीके से शोषण किया, ये भी बताया गया है। जैसे कि जो पहले अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत पर किस तरीके से अपना प्रभुत्व जमाया। पहला, प्रभुत्व जमाना, यानी कि अपने पावर का मिसयूज़ किया और भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। और दूसरा, उन देशों की अर्थव्यवस्था को, यानी कि जितने भी जो गरीब देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को अपने देश की अर्थव्यवस्था के साथ इस तरीके से जोड़ा जाना जिससे कि जो पूंजीवादी देश है उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उन्हें ज़्यादा लाभ होता है, और गरीब देशों को, जो गरीब देश है उनकी स्थिति पराश्रित देशों की तरह हो जाती है। एक सेकेंड, पराश्रित देशों की तरह हो जाए, यानी कि इससे क्या होगा, और जितने भी जो गरीब देश होंगे वो पूंजीवादी देशों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है,
अब इससे क्या होता है, वॉलस्टीन का मानना है कि जो पराश्रिता की जो व्यवस्था है, इसकी वजह से जितने भी जो पिछड़े देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनके विकास में ये सबसे बड़ी बाधा है। क्यों? क्योंकि वो पूंजीवादी देश पर अब डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो अपना विकास कर नहीं सकेंगे। तो यही उनके विकास की सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो अल्प विकसित रह जा रहे हैं। वॉलस्टीन ने अपनी दो लोकप्रिय रचना द राइज एंड फ्यूचर डिमाइस ऑफ द वर्ल्ड और कैपिटलिस्ट सिस्टम द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम में इस व्यवस्था के बारे में बताया है। वॉलस्टीन ने आधुनिकीकरण की थ्योरी को रद्द कर दिया और विकास तथा पिछड़ेपन का एक नए सिद्धांत को लेके आया, जिसे निर्भरता का सिद्धांत भी कहते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोप में जो औद्योगिकरण के साथ बदलाव हुआ था, उस टाइम इसका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में, यानी कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि हमने किस बेस पे इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। तो विश्व व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के आधार पर हमने इसे 3 भागों में बांटा है, जिसमें से नंबर 1 पे आता है केंद्र, यानी कि कोर, हम इसे कोर के नाम से भी जानते हैं। सेकंड नंबर पे आता है परिधि एंड थर्ड नंबर पे आता है अर्ध परिधि। तो आइए इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो कोर के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, जो कि औद्योगिक संपन्न देश हैं और जिन देशों ने विश्व अर्थव्यवस्था का अधिकतम भाग हड़प लिया है। फॉर एग्जाम्पल जो पूंजीवादी देश हैं, इसका एग्जाम्पल है अमेरिका, ठीक है। अब जो पूंजीवादी देश हैं, वो जितने भी जो गरीब देश हैं, उनके साथ किस तरीके से रिलेशन बनाते हैं। वो गरीब देशों से कच्चा माल आयात करते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर विनिर्माण करते हैं और उसके बाद इन्हीं गरीब देशों को बेच देते हैं महंगो दामों में, ठीक है, जिससे कि इनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आइए इसके अलावा ये विश्व अर्थव्यवस्था का अधिकतम भाग हड़प लेते हैं और ये सैनिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यानी कि ये पूंजीवादी दृष्टिकोण से तो पावरफुल होते ही हैं और सैनिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल होते हैं। इनके कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। इनके पास उच्चतम औद्योगिक तकनीक होती है और ये कच्चे पदार्थों के आयातक होते हैं, यानी कि कच्चा माल मंगाते हैं और बनी बनाई वस्तुओं को बेचते हैं और बने हुए पदार्थों का निर्यातक होते हैं, ठीक है। और बाकी जो डिटेल है वो आप पढ़ सकते हो। तो आइए अब हम बात करते हैं परिधि देशों के बारे में। तो परिधि देश के अंदर वो सभी देश आते हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, यानी कि जो अविकसित हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सभी देश इसके अंदर आते हैं। और ये जो राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं। लेकिन इन देशों के पास जो कच्चा माल है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, तभी तो जो परिधि देश हैं वो पूंजीवादी देशों को कच्चा माल सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये कच्चे माल का निर्यातक होते हैं और बने हुए माल का आयातक होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो केंद्र था वो उल्टा था। केंद्र ने क्या किया था, वो जो केंद्र होते हैं वो कच्चे माल के आयातक होते हैं और बने हुए वस्तु के निर्यातक होते हैं। तो कुछ इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। तो आइए इसके अब विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो इन क्षेत्रों में शक्तिशाली केंद्रीय सरकारों का काफ़ी ज़्यादा अभाव होता है और ये जो देश हैं ये विदेशी शासकों के अधीन रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया भी किसी टाइम अंग्रेज़ों का गुलाम था, लेकिन बाद में इंडिया ने अपने आप को मजबूत किया, अपने अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत किया, जिसके बाद वो परिधि देश से हट के अब अर्ध परिधि में चला गया, यानी कि अब वो विकासशील देश की गिनती में आता है। और ये सभी देश केंद्र के देशों को कच्चा माल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और निर्मित सामान का आयातक करते हैं। तो इनके बारे में और भी डिटेल आप खुद से भी पढ़ सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए हम बात करते हैं अर्ध परिधि देशों के बारे में। अब अर्ध परिधि देश के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक तो इंडिया और दूसरा आएगा रूस, ठीक है। तो केंद्र तथा परिधि के देशों के बीच वॉलस्टीन ने एक तीसरी श्रेणी को जोड़ा, जिसे अर्ध परिधि का नाम दिया गया। अब इसके अंदर क्या खास होता है कि इसमें केंद्र और परिधि दोनों के तत्व विद्यमान होते हैं, ठीक है। इनकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो अपेक्षाकृत उन्नत होती है और सरकारें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। अब इन देशों के अंदर कौन कौन से देश आते हैं जो कि पहले केंद्र के देश थे, यानी कि जो कि पावरफुल थे, लेकिन अब वो पावरफुल नहीं रहे, जैसे कि रूस। और दूसरे कौन कौन से देश आते हैं जो कि पहले परिधि देश के अंदर आते थे, यानी कि जो कि पहले बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और अब वो अर्ध परिधि देश के अंदर आ गए, जैसे कि इंडिया ने अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत किया और अब वो विकासशील देश की गिनती में आता है, यानी कि अर्ध परिधि की गिनती में आता है। तो आइए बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में, इसके कंक्लूजन के बारे में। तो वॉलस्टीन के अनुसार केंद्र जो राज्य होते हैं वो अर्ध परिधि का शोषण करते हैं। केंद्र किसका शोषण करते हैं? अर्ध परिधि का। और जो अर्ध परिधि राज्य होते हैं वो परिधि राज्यों का शोषण करते हैं और विश्व व्यवस्था के तीनों क्षेत्र
आपस में एक दूसरे का शोषण करते हैं, ठीक है, इसलिए इसे मार्क्सवादी विचारधारा दिया गया है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। वॉलेस्टिन के अनुसार जो केंद्र देश होते हैं वो अर्ध परिधि राज्यों का शोषण करते हैं, और जो अर्ध परिधि होते हैं वो परिधि राज्यों का शोषण करते हैं, और ये एक दूसरे का इस तरीके से शोषण करते हैं जिससे विश्व व्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में एक शोषणकारी संबंध से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।